Hello friends, welcome to Learning Plus. Today we will do third part of chapter 6 Geography, 10th class Manufacturing Industries. In today's video we will cover the topic agro-based industries. Let us start. सो फ्रेंड, जब हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की थी तो उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो वहाँ पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी थी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आज हमने जो डिस्कस करनी है वो हमारी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हमें पता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है जिसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो ये सारा जो मटेरियल है ये हम इंडस्ट्रीज में जिसको प्रोसेस करते हैं, जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री को कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो हम 10th क्लास में कंप्लीट करेंगे वो एक हमारा आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और दूसरी इंडस्ट्री जो हमने पढ़नी है वो है शुगर इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब बात आती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारी वूल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स, ये सारे ही फाइबर उसमें आते हैं, ओके। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। और उसका रीज़न क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको अगर छोड़ दें और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर को छोड़ के ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है? 35 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्लियर? और इसका जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है हमारे कंट्री में, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 14% है शेयर उसमें। क्लियर? देन फॉरेन एक्सचेंज, जो इंडस्ट्री बाहर से फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न हो रहा है हमारे कंट्री में आ रहा है, उसमें 24.6% जो वो ओनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्न करती है। जितना मटेरियल प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट होता है वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो रहा है। क्लियर? एंड देन 4% टू जीडीपी। नेक्स्ट इसका जो कंट्रीब्यूशन हमारी जो टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें इसका जो शेयर है वो 4% है। क्लियर? अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें जो है वो प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो रॉ मटेरियल हमारा क्या, फाइबर जो है वो कॉटन फाइबर, ठीक है, या अगर वूल इंडस्ट्री है तो वूल फाइबर आएगा, जो भी वहाँ पे फाइबर है, ठीक है, फाइबर उसका रॉ मटेरियल है। फाइबर को देन कन्वर्ट किया जाता है यार्न में, धागे में, स्पिनिंग में। जो स्पिनिंग है इट इज़ मेकिंग ऑफ यार्न। देन स्पिनिंग से यार्न चला जाता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वीविंग। वीविंग में क्या होता है, कपड़ा बनता है, मशीन के ऊपर जो है वो कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो वीविंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में उस कपड़े को डाई करना है, कलर करना है, ठीक है, जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेसिंग में होगा। और प्रोसेसिंग के बाद में ये कपड़ा जो है, फैब्रिक जो है वो आगे जाएगा गारमेंट यूनिट डिपार्टमेंट में। तो गारमेंट डिपार्टमेंट में क्या होगा, उस फैब्रिक की कटिंग करके उसको गारमेंट बनाए जाएंगे, ठीक है। कैसी रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी की, ठीक है, किसी पार्टी की, उसके अकॉर्डिंगली गारमेंट्स जो है वो बनेंगे। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री कहा जाता है, और सेकंड कंप्लीट इन इट्स वैल्यू चेन। अब इसका क्या मीनिंग है? सेल्फ रिलायंट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट। ये अपना रॉ मटेरियल तो ले रही है फाइबर, कॉटन फाइबर आ गया इसके पास,
उसके बाद में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे एक ही इंडस्ट्री में हो रहे हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही हो रहे हैं। वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फाइबर आ गया, फाइबर के बाद में कोई और रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री से नहीं ले रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लियर। तो ये सेल्फ रिलायंट है, मीन सेल्फ डिपेंडेंट है, और जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वैल्यू एडिशन के, यार्न बन रहा है, उसके आगे फैब्रिक बन रहा है, उसके आगे गारमेंट बन रहा है, वो सारे प्रोसेस जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही हो रहे हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जा रहा इसका मटेरियल, इसलिए इसको कंप्लीट इन इट्स वैल्यू चेन कहते हैं, क्लियर। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आगे दो पार्ट में डिवाइड है, एक है कॉटन टेक्सटाइल और दूसरी है ज्यूट टेक्सटाइल। तो पहले हम जो कंप्लीट करेंगे वो कॉटन टेक्सटाइल जो है वो कंप्लीट करेंगे। कॉटन टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन फाइबर है। तो कॉटन फाइबर कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। हम कॉटन एग्रीकल्चर में जो है वो करते हैं ग्रो। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है, फार्मर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, उनसे फाइबर बाय करती है तो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डाइज भी यूज़ करती है, कलर होता है, डाइज किसको कहते हैं? कलर, डाइज, काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं प्रोसेसिंग में, तो केमिकल्स वो इंडस्ट्रीज़ उसको सप्लाई करती हैं। पैकेजिंग के लिए इसको जो है वो मटेरियल चाहिए, पैकेजिंग करने के लिए गारमेंट्स को, तो पैकेजिंग मटेरियल जो इंडस्ट्री है वो भी उसको भी सपोर्ट करती है। तो ऐसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सपोर्ट करती है, क्लियर। अब इसकी जो ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ में प्रमोट करते हैं, ठीक है, और इसकी लोकेशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फैक्टर जो है वो कौन कौन से फैक्टर हैं? उसमें आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। रॉ कॉटन की, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो वो गुड क्वालिटी का है या मीडियम क्वालिटी का या लो क्वालिटी का है, ठीक है, ये भी इफेक्ट करेगा इंडस्ट्री की ग्रोथ को। नेक्स्ट है मार्केट। जहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके आसपास में मार्केट कैसी है, जहाँ वो एक्सपोर्ट करता है या डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना है उसने। ट्रांसपोर्ट एंड लेबर। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लेबर उस एरिया में अवेलेबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट पोर्ट फैसिलिटी, तो नियर बाई कोई सी पोर्ट है जहाँ से वो एक्सपोर्ट किया जाए मटेरियल, ठीक है, वो इजी हो एक्सपोर्ट करना दूसरे कंट्रीज़ को। एंड लास्ट इज मॉइस्ट क्लाइमेट। मॉइस्ट क्लाइमेट क्या होता है? जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जहाँ पे हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं मॉइस्ट क्लाइमेट। अब जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल वो मॉइस्ट क्लाइमेट में क्यों लगाई जाती है, उसका रीज़न क्या होता है? अब जो कॉटन है ना उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मॉइस्ट क्लाइमेट में इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा एयर में तो कॉटन जो है वो बार बार ब्रेकेज नहीं होगी। जब उसका यार्न बनेगा, फाइबर से जब यार्न में कन्वर्ट करेंगे मशीन के ऊपर तो वो यार्न की ब्रेकेज नहीं होगी। अगर ड्राई क्लाइमेट है तो वहाँ पे ब्रेकेज ज़्यादा होगी, ठीक है, इसलिए वहाँ पे टाइम की वेस्टेज होगी, ठीक है, अगर ज़्यादा ब्रेकेज होगी तो इस चीज़ को जो है वो बचाने के लिए हम प्रेफरेबली इस इंडस्ट्री को मॉइस्ट क्लाइमेट में हम जो है वो लगाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हवा में ज़्यादा मॉइस्चर हो, ठीक है। अगर मॉइस्चर नहीं है एयर में तो हमें जो है वो ड्राई रीजन में लगा रहे हैं इंडस्ट्री, तो वहाँ पे हमें उस इंडस्ट्री के इनसाइड जो मॉइस्चर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी जो बढ़ानी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके दो मेजर डिपार्टमेंट आते हैं उसमें, स्पिनिंग और वीविंग। स्पिनिंग में हमने पढ़ा था धागा बनता है और वीविंग में उस धागे से फैब्रिक बनता है। अब जो स्पिनिंग है ये इंडिया की कुछ स्टेट्स में ही सेंट्रलाइज्ड है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, क्योंकि उस एरिया में रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंडली वहाँ पे क्लाइमेट भी जो है वो मॉइस्ट क्लाइमेट है और नियर बाई पोर्ट्स भी हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए। तो स्पिनिंग जो है वो इन स्टेट्स में सेंट्रलाइज्ड है, मींस वहीं पे ज़्यादा स्पिनिंग मिल्स लगी हुई हैं इसी रीजन में, ठीक है। जबकि हमारी जो वीविंग है
वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मीन्स वो एक जगह के ऊपर सेंट्रलाइज नहीं है, एक जगह पे सारी इंडस्ट्री नहीं मिलती, पूरे कंट्री में जो स्कैटर्ड यूनिट्स हैं इसके वीविंग के, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि वीविंग के लिए हमें डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल आर्ट्स भी चाहिए। कहीं पे कोई स्पेशल टाइप की साड़ी बन रही है, कहीं पे कोई स्पेशल टाइप की ब्लैंकेट बन रहा है, कहीं पे लोग जो रूरल एरिया में जो खादी का कपड़ा बनाते हैं, कहीं पे कोई अच्छी बुनाई बनाता है किसी रीजन में। तो जो लोगों का ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो वीविंग सेक्टर है वो डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स स्कैटर्ड है पूरे कंट्री में, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, स्पिनिंग और वीविंग में। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो स्पिनिंग है वो हमारी वर्ल्ड क्लास है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लगी हुई है स्पिनिंग में, ठीक है। धागा हमारा जो है वो वर्ल्ड में हम compete करते हैं, हमारी अच्छी क्वालिटी का यार्न बना रहे हैं हम, ठीक है। बट जो फैब्रिक है, जो वीविंग है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ही है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बाकी में जो है वो ओल्ड मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। और उसमें हमारी फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, स्पिनिंग हमारी अच्छी है, यार्न हमारा अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, बट फैब्रिक जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा, तो हमारा जो यार्न है वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। बाहर के कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो फैब्रिक है, फैब्रिक हमारे पास अच्छी क्वालिटी का है नहीं है। इसलिए जब हमने गारमेंट्स बनाने होते हैं तो हम बाहर के कंट्री से फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो यहीं पे हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि यार्न की जो पर केजी जो वैल्यू है वो जस्ट 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास है, जबकि जो फैब्रिक है उसकी वैल्यू जब गारमेंट बन जाता है तो गारमेंट को जब सेल करते हैं तो वो 800 रुपीज़ 1000 रुपीज़ पर केजी पे सेल होता है। तो हम जो है वो यार्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यार्न जो है वो चीप है, ठीक है, उसका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, और फैब्रिक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर से मंगवा रहे हैं, तो यहीं पे हमारा लॉस हो रहा है। अब हमें चाहिए क्या है कि हम अपने वीविंग सेक्टर को भी इम्प्रूव करें, वीविंग सेक्टर को जो है वो फोकस करके उसमें अच्छी क्वालिटी की मशीन्स लगाएं, टेक्नोलॉजी यूज़ करें, और फैब्रिक की क्वालिटी हम जो है वो अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक अगर बनाएंगे तो हमारे कंट्री में जो यार्न बन रहा है स्पिनिंग में, वो सारे के सारा यार्न जो है वो वीविंग में हम कंज्यूम कर सकते हैं, और फैब्रिक के गारमेंट बना के अगर सेल करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो कौन कौन से कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते हैं जो कॉटन टेक्सटाइल्स है, उसमें है जापान, USA, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, श्रीलंका, ओके। ऑल दीज कंट्रीज़ आर द मार्केट फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स, ओके। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो एक तो चैलेंज यही है कि हमारी जो स्पिनिंग है वो वर्ल्ड क्लास है, बट वीविंग हमारी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, तो हमें वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये एक चैलेंज है हमारा, ठीक है। सेकंड चैलेंज क्या है, हमारे पास गुड क्वालिटी का कॉटन फाइबर नहीं है, हमारे यहाँ पे जो कॉटन प्रोड्यूस होती है वो लॉन्ग स्टेपल फाइबर नहीं है, तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये सेकंड चैलेंज है हमारे लिए। और थर्ड चैलेंज क्या है, हम ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड जो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हमने फोकस करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। अब जो कॉटन टेक्सटाइल है इसको पॉलिएस्टर और नाइलॉन जो फाइबर्स हैं उससे भी कंपटीशन है, ठीक है। वो भी जो है वो उसका भी जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ हुआ है रिसेंट ईयर्स में, तो कॉटन टेक्सटाइल के ये एक चैलेंज है सिंथेटिक फाइबर से भी। फ्रेंड्स, नाउ सेकंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जूट क्या है, जूट के बैग्स आते हैं मार्केट में, कैरी बैग्स, ठीक है। फिर सेकेंडली जूट बैग आपने देखा होगा, जब हम मंडी में किसान जो है अपनी फसल लेके जाता है, गेहूं लेके जाता है या राइस लेके जाता है, तो मंडी में मार्केट में उसको जिस बैग में ब्राउन कलर के बैग में स्टोर किया जाता है वो जूट का बैग होता है, ठीक है। उसको कहते हैं, वो जूट फाइबर है हमारा। अब जो जूट फाइबर है वो इंडिया के एक सर्टन रीजन जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और उसके आसपास की जो स्टेट्स हैं वहीं पे ज़्यादा जो है वो ग्रो हो रहा है जूट फाइबर, ठीक है। और
जूट की जो इंडस्ट्री है, जो जूट की प्रोसेसिंग करती है, वो मोस्टली इंडस्ट्री जो है वो हुगली रिवर बेसिन में ही लोकेटेड है। हुगली रिवर जो उसके आसपास ही लोकेटेड है, वहीं पे कंसंट्रेटेड है। अब इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो लोकेशन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग पहला रीज़न तो ये है कि ये रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, हमने बात की है, वो बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन एरियाज़ में जो हुगली रिवर का बेसन है, उसी बेसन में ये जूट की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही है, हुगली रिवर, किसान क्या करते हैं, उसी रिवर में बोट्स के थ्रू, ठीक है, ये जो कॉटन जूट है, जूट को कटिंग करके बोट में कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और इंडस्ट्री तक ले जाते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसका कुछ पैसा नहीं लगा, बोट में जस्ट रख के उसको ले गए, तो ट्रांसपोर्टेशन जो ईजी हो गया, चीप हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड रीज़न है इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे कंसंट्रेशन होने का। थर्ड रीज़न क्या है कि यहाँ पे पास में कोलकाता सिटी है, तो कोलकाता सिटी जो है वहाँ से जो सर्विसेज चाहिए हमें, कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए, बैंकिंग की सर्विसेज चाहिए, ठीक है, रेलवे और रोडवेज़ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे सारी अवेलेबल है कोलकाता में। क्लियर? अब फोर्थ रीज़न है कि नियर बाई पोर्ट है, वहाँ पे दो पोर्ट है वहाँ पे, एक कोलकाता पोर्ट है, दूसरा हल्दिया पोर्ट है, ठीक है, वो हुगली रिवर के बैंक के ऊपर ये जो पोर्ट हैं दोनों। तो नियर बाई पोर्ट से हम बाहर को एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना है जूट गुड्स को, दैट इज़ ईजी। क्लियर? नेक्स्ट रीज़न इज़, ये जो रीज़न है वेस्ट बंगाल का, हुगली रिवर का, इसके आसपास जो एरियाज़ हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारी नियर बाई स्टेट्स हैं, तो वहाँ से चीप लेबर वहाँ पे काम करने के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें मिल जाती है। क्लियर? और जूट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें वाटर चाहिए, जूट की प्रोसेसिंग करने के लिए हमें वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब वाटर भी नियर बाई रिवर है, तो रिवर से इजीली वाटर भी मिल गया वहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे रीजंस जो हैं, ठीक है, जिसके कारण जो जूट टेक्सटाइल्स है वो हुगली रिवर बेसन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है मोस्टली, जो, ठीक है, जूट इंडस्ट्रीज है। अब ये जो इंडस्ट्री है ये सपोर्ट करती है 3.7 लाख वर्कर्स को ऑलमोस्ट, ओके, एंड 40 लाख फार्मर्स को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है ये इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ से फाइबर बाय करती है फार्मर से। इसके जो चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री के, पहला चैलेंज इसको है सिंथेटिक फाइबर से, जैसे कॉटन टेक्सटाइल को भी जो चैलेंज था वो सिंथेटिक फाइबर से था, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में आपके पॉलिएस्टर, नाइलॉन, उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है दोनों की। और दूसरा चैलेंज कहाँ से है? दूसरे कंट्रीज़ से, जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश है, फिलीपींस है, ब्राज़ील है, वो भी जूट गुड्स बनाते हैं, तो वहाँ से भी हमारी इंडस्ट्री को जो कंपटीशन है। बट जो सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो रहा है। अब जूट गुड्स की जो डिमांड है वो दोबारा बढ़ने लगी है। उसका रीज़न क्या है कि जूट जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो बायोडिग्रेडेबल है, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और इसके बाद में हमारे इंडिया में जूट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जूट की फाइबर की, और फार्मर्स का जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी 2005 में। इस पॉलिसी का नाम है नेशनल जूट पॉलिसी 2005। मार्केट हमारी एक्सपोर्ट कहाँ पे कर रहे हैं हम जूट? वो है यूएसए, कनाडा, रशिया, यूएई, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद में, दैट इज़ शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री जो है, इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो शुगर मिल, जो बड़ी बड़ी शुगर मिल्स लगी है वहाँ पे शुगर बनती है, ठीक है, और शुगर का जो बाई प्रोडक्ट है वहाँ से अल्कोहल भी बनती है। क्लियर? और जो स्मॉलर यूनिट्स लगे हैं, रूरल एरियाज़ में लगे होते हैं, वहाँ पे गुड़ और खंडसरी, ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? अब इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड में शुगर प्रोडक्शन में, इंडिया जो है वो ब्राज़ील के बाद में सेकंड नंबर पे आता है शुगर के प्रोडक्शन में, जबकि गुड़
और खंडसरी की जो प्रोडक्शन है इसमें इंडिया का नंबर 1 है। क्लियर। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो है शुगर केन। शुगर केन इज़ वेरी बल्की एंड हैवी, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज को यूज़ करते हैं फार्मर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो कई बार डिलेज भी होते हैं, काफ़ी टाइम भी लगता है, स्लो मूवमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री, ये मोस्टली जो है वो कहाँ लगाई जाती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है शुगर केन की, वहीं पे आसपास में शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो लगाई जाती है टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर। 60% जो मिल्स हैं इंडिया में वो यूपी और बिहार रीजन जो वहाँ पे ही लोकेटेड है, क्योंकि शुगर केन की प्रोडक्शन काफ़ी है उस रीजन में, ठीक है। इसके अलावा जो शुगर मिल्स लगी हैं वो डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है। महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स भी हैं, वहाँ पे भी लगी हैं काफ़ी सारी शुगर मिल्स। सीजनल नेचर है इसकी, ये इस इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि शुगर केन एक पर्टिकुलर सीजन में जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है और उसका ग्रोइंग पीरियड के टाइम पे हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो इंडस्ट्री है ये ईयर में कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में जो है वो ऑपरेशन करती है, रन करती है, बाकी का टाइम जो है वो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होता। इसलिए इसको जो रन करना है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, फार्मर्स जो है वो अपनी प्रोड्यूस को वहाँ पे पूल इन करते हैं, इकट्ठा करते हैं इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री को फार्मर्स और वर्कर्स रन करते हैं, ठीक है। तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर है। इस इंडस्ट्री की जो शिफ्टिंग है प्रीवियस जो ईयर्स हैं, ये नॉर्दर्न रीजन जो बिहार और यूपी है वहाँ से जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है महाराष्ट्र और तमिलनाडु कर्नाटका इन स्टेट्स में। सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में जो है वो शिफ्टिंग हो रही है शुगर इंडस्ट्री की। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जो सुक्रोज कंटेंट है, जहाँ से शुगर बननी है, उसको कहते हैं सुक्रोज कंटेंट। तो शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। मीन्स पर क्विंटल शुगर केन से जो शुगर बनती है वो वहाँ पे ज़्यादा बनती है सदर्न स्टेट्स में एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। सेकेंड थिंग क्या है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है ज़्यादा सूटेबल है शुगर केन को ग्रो करने के लिए। तो वहाँ पे जो क्रशिंग पीरियड है, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करके क्रश करने वाला पीरियड वो ज़्यादा लेंथी है उन स्टेट्स में, वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में, एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। तो इसलिए काफ़ी सारे जो शुगर मिल्स के ओनर्स हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्री जो है वो नॉर्दर्न स्टेट से वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में जो है शिफ्ट की है रीसेंट ईयर्स में। अब इसके जो चैलेंजेस क्या क्या हैं इस इंडस्ट्री के, एक तो बेसिक चैलेंज यही है कि जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं शुगर केन को तो ट्रांसपोर्ट में डिलेज होते हैं। कई बार शुगर मिल के बाहर जाके उनको वेट करना पड़ता है फार्मर्स को, ठीक है, अपनी टर्न आने के लिए। तो वहाँ पे जो है वो कटिंग से लेके, ठीक है, प्रोसेस होने से तक जितना भी ट्रांसपोर्टेशन में डिले होगा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही सुक्रोज कंटेंट जो शुगर केन में वो डिक्रीज होता है। अब जब सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज होता है तो उससे शुगर की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। तो ये लॉस है हमारा ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिले होता है तो। सेकंड हमारे लिए चैलेंज क्या है कि हम मोस्टली जो मिल्स हैं वो ओल्डर और इनएफिशिएंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ कर रही हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो उससे एफिशिएंसी कम रहती है शुगर की प्रोडक्शन की, तो वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है हमें। थर्ड चैलेंज क्या है? थर्ड चैलेंज सीजनल नेचर। इस इंडस्ट्री की सीजनल नेचर है, जैसे मैंने पहले बात की है। तो जिन मंथ में नहीं चलती इंडस्ट्री उस मंथ में भी वर्कर्स को, ऑफिसर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये डिफ़िकल्टी आती है थोड़ी, उस मंथ में सैलरी देनी है, ठीक है, तो उसकी डिफ़िकल्टी आती है। जो कॉन्टीन्यूसली सारा साल नहीं चल सकती ये इंडस्ट्री। ओके, एंड लास्ट वन इज़ जो यहाँ पे बैगेस क्या है? जो वेस्ट निकला, जो वेस्ट प्रोड्यूस हुई, उस वेस्ट को कहाँ पे हमने कंज्यूम करना है, ठीक है, उसको कहाँ पे यूज़ करना है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लेंगे तो हमें उसको डिस्पोज ऑफ करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो शुगर केन इंडस्ट्री जो है मोस्टली किन एरियाज़ में लगी है? एक तो यूपी, ठीक है,
बिहार, देन सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में जो है शुगर केन इंडस्ट्री जो वो लोकेटेड है। इसके साथ ही हमारा जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, और हम नेक्स्ट वीडियो में अब कंप्लीट करेंगे, स्टडी करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। थैंक यू।